हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने एक और अंडररेटेड मूवी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसमें थे श्रेयास तलपड़े। और ये फिल्म अगर आप लोगों ने शायद गौर किया होगा तो ये फिल्म आज से लगभग 20 साल पहले आई थी, यानी कि 2005 में। और ये सुभाष घाई ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नागेश कुकनूर। नागेश कुकनूर की एक और फिल्म के बारे में मैंने बात की थी जिसका नाम था डोर। और ये एक तरीके से ये जो फिल्म है, ये जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये फिल्म की वजह से श्रेयास तलपड़े को काफ़ी जो है बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे रोल्स मिले। और इसी फिल्म से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया। वैसे तो इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए, लेकिन इस फिल्म को जो एक पोजीशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। आज भी इस मूवी के बारे में कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई जानता है। हाँ, इसका जो गाना है वो वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हैं बेस्ट मोटिवेशनल सॉन्ग में से एक है। और इस गाने को गाया था के ने। और ये जो गाना है ये उस वक्त रेडियो स्टेशन पर बहुत बजा करता था और बहुत इसे पसंद किया जाता था। मैंने भी इस गाने को खूब रेडियो पे सुना है। और वो बात अलग है कि अब तो रेडियो को मोबाइल पे सुनता नहीं है, अब तो किसी की कोई साइड है, म्यूज़िक साइड है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ और मैं इसको 20 साल बाद भी जब भी मैं इस गाने को सुनती हूँ तो मुझे वैसा ही फील होता है जैसा एक ज़माने में हुआ करता था, आज से 20 साल पहले। मतलब जितना अच्छा मुझे ये गाना 20 साल पहले सुनकर मुझे महसूस होता था, आज भी उतना ही अच्छा मुझे ये महसूस कराता है ये गाना। तो चलिए, बिना किसी और सस्पेंस के मैं इस फिल्म का नाम बता देती हूँ। इस फिल्म का नाम था इकबाल। जी हाँ, इकबाल। और इस फिल्म में थे श्रेयास तलपड़े, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश गिरीश नाड़कर, जो कि जिन्हें आप एक था टाइगर में देख चुके हैं, सलमान खान के बॉस। जी हाँ, अगर मैं उनका नाम गलत ले रही हूँ तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ। वो डोर फिल्म में भी थे। गिरीश जो थे बहुत अच्छे एक्टर हुआ करते थे पुराने ज़माने में, उन्होंने बहुत सारी फिल्में करी हैं। तो अब जो हैं कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हो गई है, लेकिन एक वक्त पे उन्होंने बॉलीवुड में नए नए लोगों के साथ भी काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और इस फिल्म में भी उनकी एक अच्छी खासी भूमिका है। और इस फिल्म में कपिल देव जो कि क्रिकेट जगत के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है, एक बॉलर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 80s के दशक में जब वर्ल्ड कप हुआ था तब हमारे हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने में बहुत बड़ा हाथ माना जाता है कपिल देव का। देखिए, मुझे क्रिकेट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ। जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, मैं उसी के आधार पर बात कर रही हूँ। तो इस फिल्म में वो भी आपको दिखाई दे या दिखाई देंगे, क्योंकि जैसे कि 83 नाम की एक फिल्म आई थी जो कपिल देव की ही ज़िंदगी पे बनी थी, जिसमें रणवीर सिंह ने भूमिका निभाई थी। तो ये वही कपिल देव हैं और इसमें एक छोटे सी भूमिका दिखेगी। खैर, ये जो फिल्म है, ये फिल्म कहानी होती है एक ऐसे लड़के की जो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। एक गरीब घर का बच्चा होता है जिसके जो फादर होते हैं उसे इसके भविष्य की बहुत चिंता होती है। वो इसे अपने साथ खेतों पे खेती बाड़ी सिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये भूखा ना रहे, इसका जो आने वाला जो जीवन है वो अच्छा रहे। क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है जिसके लिए उसके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे। इसकी इकबाल की एक छोटी बहन भी होती है जिसकी
भूमिका निभाई थी श्वेता प्रसाद ने। श्वेता प्रसाद जो हैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं, जिन्होंने कहानी घर घर की में ओम और पार्वती की बेटी का रोल किया था, और एकता कपूर के कई सीरियल में श्वेता दिख चुकी हैं। श्वेता ने फिल्म मकड़ी में भी काम कर चुकी हैं, और बहुत ज़्यादा बचपन में वो फेमस हुआ करती थी। काफ़ी उनको जो है लोगों ने उनके काम को बहुत पसंद किया, और इस फिल्म में भी श्वेता काफ़ी छोटी हैं। वो बात अलग है कि श्वेता जब बड़ी हुई हैं तो उनको आपने बद्री की दुल्हनिया फिल्म में भी देखा है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी वो दिखती रहती हैं, और उनकी अपनी भी एक कंट्रोवर्शियल लाइफ है, निजी लाइफ है। इसके बारे में आई थिंक आपको गूगल ताई से पता चल ही जाएगा अगर आप टाइप करेंगे। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन श्वेता को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था, और वो काफ़ी डिमांडिंग चाइल्ड आर्टिस्ट थी। तो वो भी एक बहुत अच्छी उन्होंने भूमिका निभाई है। उन्होंने इकबाल की बहन की भूमिका निभाई है, जो उसको बहुत सपोर्ट करती है एक तरीके से। वो उसकी आवाज़ बनती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, तो वो एक दूसरे नॉर्मल इंसान से कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो यही बात है कि वो उसकी जो बातें हैं, जो साइन लैंग्वेज होती है, वो लोगों को बताती है एक तरीके से। इसमें जो कहानी भी यही है कि इकबाल को बॉलर बनना होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो देख कर समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता। तो एक तरीके से कान और ज़बान दोनों का काम करती है उसकी बहन। उसकी मदर और उसकी बहन का सपोर्ट उसे बहुत रहता है। हालांकि शुरुआत में फादर नाराज़ ज़रूर होते हैं, लेकिन फिल्म के एंड आते आते वो भी जो हैं इकबाल को सपोर्ट करने लगते हैं। नसीरुद्दीन शाह जो हैं वो उसे जो है खेलना सिखाते हैं। उनकी भी अपनी एक स्टोरी होती है। वो भी एक अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन खेल जगत में भी काफ़ी पॉलिटिक्स होती है, और इस फिल्म में भी आपको क्रिकेट इंडस्ट्री में भी काफ़ी पर्दे के पीछे चीज़ें होती हैं, तो वो पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, इस फिल्म की मैंने एक बात और नोट करी कि इस फिल्म में एक डायलॉग है कि भाई अपने सपनों पे भरोसा रखो, तो जो है जो पूरी जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसे मिलाने के लिए लग जाएंगी। आई थिंक ऐसा ही मिलता जुलता डायलॉग ओम शांति ओम फिल्म जो सन 2007 में आई थी, उसमें भी श्रेयस तल पड़े थे, और उसमें जो था शाहरुख खान एक डायलॉग बोलता था कि शिद्दत से कोई चीज़ चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है, लग जाती है। तो ये यहाँ पर भी यही डायलॉग मैंने सुना मिलता जुलता। तो आई थिंक ये फिल्म 2005 में आई थी, और ओम शांति ओम सन 2007 में आई थी। तो कहीं ना कहीं इसी फिल्म से जो है ये डायलॉग लिया गया। वो बात अलग है कि इसको तोड़ मरोड़ कर, इसको अच्छे नए अल्फाजों से सजाकर फराह खान ने ओम शांति ओम में इसे लेकर आई थी, जिसे हम आज की तारीख में मैनिफेस्ट कहते हैं। तो ये भी चीज़ जो है मैंने नोटिस करी। आई थिंक अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो नसीरुद्दीन शाह फिल्म के एंड में, मतलब एंड से कुछ चंद मिनट पहले ये डायलॉग बोल के बताएंगे। एक्चुअली ये डायलॉग जो है वो किसी और ने बोला होता है, तो जो नसीरुद्दीन शाह होते हैं उसे रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको थोड़ा सा हैरान करेगा कि भाई ये तो काफ़ी मिलता जुलता डायलॉग है। एक और इस फिल्म के साथ जो घटना जुड़ी है कि इसी ही तर्ज पर बनी एक फिल्म आई थी ब्लैक, जिसमें कहानी थी रानी मुखर्जी की, जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना बोल सकती है। मैंने इस फिल्म के बारे में भी अपने चैनल पे बात करी है, ब्लैक मूवी में, जिसमें अमिताभ बच्चन उनके टीचर का रोल निभाते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं और पढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली मुझे एक चीज़ तो ये समझ में आ गई, क्योंकि वो फिल्म जो रानी मुखर्जी की थी, अमिताभ बच्चन की थी, वो संजय लीला बंसाली ने बनाई थी। तो डेफिनेटली उस पिक्चर को ज़्यादा हाइप मिली थी।
और ये भी इसी साल आई थी, सन 2005 में ही ब्लैक मूवी आई थी। और ये जो इकबाल है ये भी इसी साल रिलीज़ हुई थी। तो कुछ ही महीनों का फ़र्क था, लेकिन इकबाल जो थी वो पहले आई थी ब्लैक से। लेकिन ज़्यादा जो कामयाब रही क्रिटिकली की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ कमर्शियल हिट की बात कर रही हूँ, तो वो ब्लैक मूवी रही थी। क्रिटिकली तो इकबाल को जो है अच्छा रिस्पांस मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये कोई इकबाल मूवी इतनी सफल नहीं रही थी। हाँ, इसे अवार्ड ज़रूर मिले गए थे, इस फिल्म के लिए काफ़ी अवार्ड दिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाबी इस फिल्म को नहीं मिली इकबाल को, जो ब्लैक मूवी को मिली थी। हालांकि सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सेम ही था, और एक एक फिज़िकल चैलेंज जो बच्चा होता है, जिसको कोई भी चैलेंज लेकर वो इस दुनिया में आता है, तो ऑब्वियसली उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो दुनिया को प्रूव करने का एक चैलेंज होता है, फिर उसके बाद अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसके लिए माँ बाप को अलग तरीके की सोच होती है, लेकिन जो बच्चा कमज़ोर होता है, जिसको फिज़िकली कोई इशू होता है बाय बर्थ, माँ बाप को एक अलग तरह की चिंता होती है कि हमारे बाद इसका क्या होगा, हमारे बाद इसको रोटी कौन खिलाएगा। तो ये भी एक माँ बाप को चिंता होती है। तो वही चिंता जो एक पेरेंट्स की होती है, और कभी कभी इस फिल्म में आप देखेंगे कि इकबाल के जो फादर हैं वो भी जो है, उन्हें भी ये चिंता थी कि ये खाएगा कैसे, करेगा कैसे, क्योंकि बहन छोटी होती है, ये बड़ा होता है। तो देखिए, हर किसी के फादर के, मदर के अपने तरीके होते हैं एक बच्चे के लिए लव एक्सप्रेस करने के। और जो इस तरह के बच्चे जो स्पेशल नीड्स में होते हैं, वो माँ बाप को थोड़ा कंफ्यूज तो करते हैं, माँ बाप भी उनको देखकर कंफ्यूज तो रहते हैं कि हम इन्हें कैसे समझाएं, कैसे करें, क्या करें, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है एक स्पेशल बच्चे के साथ में, और पेरेंट्स के साथ जो आपस की जो डीलिंग होती है वो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। नो मैटर इकबाल की मदर, इकबाल की सिस्टर उसे सपोर्ट करती हैं, तो डेफिनेटली वो बॉलर बनना चाहता है और वो इंडिया के लिए खेलना चाहता है। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कैसे वो सीखता है और कैसे वो हिम्मत हारता है फिर उठता है, और उसकी जो कोशिशें होती हैं, उसकी जो ख्वाहिशें होती हैं। देखिए, जो आपके जो सपने होते हैं ना, वो कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं कि भाई ये लंगड़ा है, लूला है, गूंगा है, बहरा है, मोटा है, नाटा है, तो हम इसके जहन में नहीं आएंगे, हम इसकी आंखों में नहीं आएंगे। चाहे खुली आँख का सपना हो, चाहे बंद आँख का सपना हो, वो हर किसी को आता है, और हर कोई ख्वाब देखता है बड़ा बनने के और आगे बढ़ने के, अपने माँ बाप को सुख देने के, चाहे वो कोई नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो कोई स्पेशल बच्चा हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यस, एक नॉर्मल बच्चे के लिए चीज़ें थोड़ी आसान होती हैं, लेकिन एक जो बच्चा स्पेशल नीड्स में होता है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। और कभी कभी जो बच्चे स्पेशल नीड्स में होते हैं उनको अपने सपनों के साथ में समझौता करना पड़ता है, क्योंकि उनके जो सपने होते हैं वो एक नॉर्मल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन उनकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो उनको वो चीज़ें करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनको जो है एडजस्ट करना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि जो सोसाइटी होती है, इवन पेरेंट्स भी उनको यही कहते हैं कि भाई तुम ये प्रोफेशन देख लो, ये तुम्हारे लिए इजी रहेगा। बच्चे उसे चुन भी लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, अगर कोई काम आपकी पसंद का होता है ना, तब आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ता है उस काम को में अपना 900% देने के लिए। अगर कोई आपका काम पसंद का ही नहीं है तो आपको बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने आप को उस काम में एडजस्ट कराने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने देखा है
कि भैया कोई बच्चा स्पेशल नीड्स में है तो माँ बाप कहते हैं भाई तुम ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो और ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे टाइम पास भी हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि तुम्हें कुछ आता है। बच्चा सीखता है, सीखता चला जाता है, सीखता चला जाता है, 10 साल से भी ज़्यादा हो जाता है वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे को ना कोई रिज़ल्ट मिल रहा होता है, ना ही कोई किसी तरह का जो है उसको पे बैक कर रहा होता है ये सीखना। लेकिन फिर बच्चे को भी समझ में आता है कि भाई मैंने ठीक है एक टाइम पास के लिए शौकिया तौर पर, उस वक्त बच्चे को पता नहीं होता है क्योंकि यंग एज में जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो आपको ठीक है आप वो चीज़ सीख रहे हो, लेकिन कई लोगों को, कई बच्चों को इंटरेस्ट आ जाता है तो वो उनका पैशन बन जाता है, फिर उनका वो प्रोफेशन बन जाता है। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सीखते चले जाते हैं और लंबे वक्त तक कोई चीज़ सीखते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आने लग जाता है कि नहीं यार मुझे ये मेरा पैशन नहीं है, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिल रहा है और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, उल्टा ये मेरे लिए एक स्ट्रेस बनता जा रहा है। लेकिन वही वाली बात है कि माँ बाप जो होते हैं फोर्स करते हैं, जो दुनियादारी होती है वो फोर्स करती है, नहीं नहीं आप पहले ये बजाते थे अब ये नहीं बजाते हो, ये नहीं करते, अरे ये तो करना चाहिए ना, ये तो अच्छा है ना। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो बच्चा एक स्पेशल नीड्स में है तो हो सकता है उसकी भी कोई और चॉइस हो। और कभी कभी क्या होता है ना कि एक नॉर्मल इंसान भी अपनी चॉइसेस ठीक से रख नहीं पाता है दुनिया के सामने, अपनी फैमिली के सामने, तो एक स्पेशल जो बच्चा होता है वो कैसे अपना एक्सप्रेस करेगा। वरना लोग कहेंगे तो फिर तुझे करना क्या है, तुझे फिर ऐसे ही बैठना है, ऐसे कैसे चलेगा, तुम कुछ तो करते रहो, जो शायद वो लोग गलत नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ में अगर आपका इंटरेस्ट ना होना तो वो दिखने लगता है आपको, उस वर्क जो आप कर रहे हो ना उसमें आप कहने को तो आप सीख रहे हो कुछ नया नया उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ये कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि आपने बाहर से भले ही बहुत कुछ सीखा है लेकिन अंदर से आप वहीं के वहीं हो, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। अगर आप कोई चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना तो आप बाहर से भी प्रोग्रेस तो करते हो, अंदर से भी ज़बरदस्त प्रोग्रेस करते हो। तो बस ये फ़र्क होता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भाई करियर, शादी, धर्म, इसमें आप एक बच्चे को एडवाइस कर सकते हो पर आप थोप नहीं सकते, आप फोर्स नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ होती है जो आपके खुद के डिसीजन पर होती है। शादी आपको करनी है नहीं करनी है, किससे करनी है, वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। लोग क्या है फोर्स करके माँ बाप जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो करा देते हैं शादी। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अब वो बात अलग है, फिल्मों की बात अलग है कि माँ बाप करवा देते हैं तो लड़का अच्छा मिल जाता है या लड़की अच्छी मिल जाती है। वो रेयर ऑफ रेयर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो खैर वो एक अलग बात है। तो इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप कोई सी चीज़ में अपना 900% देते हो तो आपको डेफिनेटली जो है आपको वो मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, भगवान से कह लो, कुदरत से कह लो। और इंसान को कोशिश करती रहनी चाहिए। एक मोटिवेशनल मूवी के तौर पर ये इकबाल फिल्म को बनाया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म को वो कामयाबी नहीं मिली जो शायद मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसी तर्ज पर बनी हुई एक फिल्म ब्लैक जो संजय लीला बंसाली ने बनाई थी, उसे बहुत ज़्यादा जो है कामयाबी मिली। तो ये जो साल था सन 2005, ये शायद बड़ी बड़ी बैनर की फिल्मों का रहा। एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग जो कोसते हैं बॉलीवुड को कि बॉलीवुड में अब अच्छी फिल्में नहीं बनती, ये नहीं बनता, वो नहीं बनता, लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड में वाकई अच्छी फिल्में बनती थी लेकिन हमने कदर नहीं करी है। एक्चुअली ये सारा कसूर हमारा ही है। जब हमें एक अच्छा मटेरियल मिलता था हम उसका यूज़ नहीं करते थे, हम भागते थे उल्टी सीधी चीज़ों में, छपरी चीज़ों में और बड़े बड़े नामों के पीछे। तो हम लोग भागते हैं ना, जो बड़े बड़े नाम आज इतना करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, कुछ ना करके भी, एक्टिंग वैक्टिंग आती नहीं है फिर भी अपने आप को स्टार समझ के बैठे हुए। तो
हम उन्हें ही देखना चाहते थे और कहीं ना कहीं उनकी पीआर स्ट्रेटजी को हम समझ नहीं पाए। हम ही इतने ज़्यादा मैनिपुलेटेड थे उस वक्त पे कि हमारी आंखों के सामने एक अच्छा सिनेमा आया था और कितनी चीज़ें आई, हमने उसको इग्नोर कर दिया। वो बात अलग है कि आज हम यूट्यूब पे ढूंढते हैं कि भाई वो फलानी पिक्चर आई थी ना, चलो उसको देखा जाए। और अब जो लोग हैं उसको हिडन जेम, अंडररेटेड मूवी, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। और ये इकबाल मूवी भी उनमें से एक है। इस मूवी को भी लोगों ने यूट्यूब पर काफ़ी पसंद किया है और ये यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल है। ये अमेज़ॉन प्राइम पर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो बहुत इजीली देख सकते हैं। और बस मुझे इतना ही कहना था। और ये फ़िल्म जो है आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी फ़िल्म है और परिवार के साथ बैठकर तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और श्रेयास तलपड़े को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वाकई वो एक बहुत फ़ाइन एक्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिला है। वो बात अलग है कि आजकल वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए हैं। और अभी उन्होंने एक साउथ की फिल्म अल्लू अर्जुन की पुष्पा 1 और पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन के लिए अपनी आवाज़ भी दी है। तो काफ़ी ज़्यादा वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तौर पर दिखे हैं। हालांकि पहले भी शायद हो सकता है उन्होंने किसी फिल्मों के लिए जो है बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो देते हैं अपनी आवाज़ इंग्लिश फिल्मों की हिंदी डबिंग के लिए। लेकिन श्रेयास को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला पुष्पा के लिए, वो जो अल्लू अर्जुन की हिंदी डबिंग के लिए। तो अब श्रेयास तलपड़े जो हैं वो पर्दे के पीछे रहकर जो हैं वो अपना जलवा दिखा रहे हैं। लेकिन वैसे श्रेयास तलपड़े जो हैं वो भी कहीं ना कहीं, उनके भी मैंने सुना था कुछ कनेक्शंस हैं, आई थिंक सो। उनकी भी कोई है रिश्तेदार इसी प्रोफेशन में, तो मैंने सुना था। अब मुझे पता नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन वही वाली बात है कि नेपो इंडस्ट्री में भी पॉलिटिक्स होती है। नेपो फिटर्निटी में भी जो है वही नेपो आगे आता है जिसको आना होता है, जो तिकड़मबाजी ज़्यादा करता है। ये भी बात सही है, हर नेपो किड के पास वो मैजिक नहीं होता है जो जो दूसरे नेपो किड्स के पास होता है। यहाँ पर भी देखिए पंगा तो है, मतलब अब क्या कहें, चक्रव्यूह में भी एक चक्रव्यूह है, आप कह सकते हैं। तो खैर श्रेयास तलपड़े अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और इसी फिल्म से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नोटिस किया गया और उनका काम काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी रिलेट करेंगे, काफ़ी टची मूवी है। और बहन भाई का जो एक रिलेशनशिप दिखाया है कि एक बहन अपने भाई के लिए कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। देखिए एक अच्छा, अगर आपको एक सिबलिंग मिल जाए ना, तो भी एक अच्छा सिबलिंग एक अच्छे दोस्त जैसा भी बन सकता है। मैं तो ये मानती हूँ, चाहे बहन हो चाहे भाई हो। आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो एक दूसरे का वाकई जेन्युइनली सहारा बनते हैं। और उनको सहारा एक दूसरे का बनते देख कर ना माँ बाप को भी बहुत खुशी होती है कि चलो हमारे जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे को संभाल लेंगे। 2 सिबलिंग है या 3 सिबलिंग है, कितने भी सिबलिंग है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। सिबलिंग बॉन्ड एक बहुत ही प्योर बॉन्ड होता है। तो खैर ये फिल्म आपको हर तरीके से बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी और डेफिनेटली इस 20 साल पुरानी फिल्म को आप देख सकते हैं 2025 में। और नसीरुद्दीन शाह तो हैं ही माइंड ब्लोइंग एक्टर, मैं उनकी एक्टिंग को क्या जज करूँगी। आई थिंक ही इज़ बेस्ट। इसमें भी वो कोच हैं जो वो सिखाते हैं श्रेयास तलपड़े को, तो बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं। और आई थिंक उनकी जो एक्टिंग में जो एक बात है ना, वो बात आई थिंक इतने सालों से वो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, वो बात कम नहीं हुई है, बल्कि हर फिल्म में वो बात नई ही लगी है। तो खैर ये तो बात हो गई नसीरुद्दीन शाह साहब की। एंड अब मैं अगर देखूं तो मैं कुछ और पॉइंट मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बंद करती हूँ तो मेरे को लगता है अरे यार ये बात तो करनी रह गई। कभी कुछ बातों को मैं कमेंट सेक्शन में लिख देती हूँ। अच्छा, जाते जाते जो है मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैंने एक वीडियो बनाई थी 90s के दौर में, एक फ़िल्म आई थी जुनून, जिसमें राहुल रॉय थे और पूजा भट्ट थी और महेश
भट्ट के बैनर तले ये फ़िल्म बनी थी। मैंने इसके ऊपर बात की थी और आपने इस वीडियो को बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरे चैनल की दूसरी वीडियो है जिसको आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना आपने जो सपोर्ट दिया है, तो तहे दिल से जाते जाते वंस अगेन थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आप सपोर्ट देते रहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ या मैं कहती हूँ नहीं यार मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा चैनल बहुत छोटा सा है। मतलब मेरे चैनल को मैं कहूँगी कि बहुत कम ही वक्त हुआ है। मैंने मई में यानी कि मई 8 मई को मैंने अपना चैनल पे पहला वीडियो डाला था और अब काफ़ी महीने हो गए। तो मुझे नहीं पता, मैंने बना दी थी वो वीडियो, मुझे भी नहीं पता था कि आप लोग उसको इतना पसंद करेंगे। ये भी एक यूट्यूब भी एक गैम्बलिंग है, मतलब एक तरीके से किसी वीडियो को लगता है जब आप बनाते हैं कि नहीं नहीं इसको लोग देखेंगे, अच्छी बनी है, और उसको व्यूज़ नहीं आते, और कई मैं ऐसे ही बात कर देती हूँ एकदम नॉर्मल और उसको इतने व्यूज़ आ जाते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, मैं क्या बोलूँ। मैं मतलब मेहनत तो मैं देखो सब पे करती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, किसी वीडियो को लेकर जब मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते हैं उतने। और कभी कभी मैंने ऐसे ही वीडियो बना दिया कि हाँ चलो मेरा दिल कर रहा है, ठीक है, मैं उसमें भी मेहनत करती हूँ, मैं उसमें भी एफ़र्ट डालती हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं होती है। जैसे कि मैंने जुनून की जब वीडियो बनाई थी, मैंने डाली थी और मैंने कहा था ठीक है चलो मैं डाल देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था और इसको इतने एकदम से लोग देखेंगे और पसंद करेंगे। तो थैंक यू सो मच जो जो भी मेरे चैनल पर आकर मेरी वीडियोस देखते हैं, भले ही कितने भी सब्सक्राइबर हैं नहीं हैं, मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे को ज़्यादा जितना भी आता है, मैं कोई बहुत ही ज़्यादा वो नहीं हूँ। मतलब जो दूसरे पॉडकास्टर हैं उनका अपना एक स्टाइल होता है, उनकी एक अपना मेहनत होती है, एक टेक्निक मेहनत उनके काम में दिखती है, मेरी शायद उतनी नहीं है, मैं नहीं दे पाती हूँ। लेकिन फिर भी जितना भी मुझे वक्त मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बातों के ज़रिए जो है, अपनी बातों पर, अपनी प्रेजेंटेशन पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, इसीलिए मैं इसी पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और जब मुझे एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और आप ये फ़िल्म इकबाल ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छी फ़िल्म है। और मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं पास्ट में, हम उस गलती को, अब देखिए क्या कर सकते हैं, हमने अच्छे सिनेमा की कदर भले ही नहीं की हो उस वक्त, लेकिन आज अगर हमें वो मौका मिला है तो थोड़ा बहुत तो हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छी अच्छी फ़िल्मों को आप तक पहुंचाऊं और आप लोगों को जो है मैं एंटरटेन करूं अच्छी फ़िल्मों को दिखा करके। जो लोग फ़िल्में देखना चाहते हैं, जिन्हें फ़िल्में देखने का शौक़ है, मैं उनके लिए बनाती हूं। जो फ़िल्में नहीं देखते हैं, जिन्हें टीवी देखना, मूवी देखना पसंद नहीं है, मैं उनके लिए तो उन्हें कभी फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ। तो खैर एनीवे, आप लोग देखिएगा इस फ़िल्म को और मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़िल्म कैसी लगी है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बना रहे। तो चलती हूँ, थैंक यू।